नमस्कार दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक G20। इट विल बी द लास्ट टॉपिक। एज आई सेड कि जो आपके अदर इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे यूएन हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ वगैरह होगा, दे आर नॉट सो रेलिवेंट आपके हिसाब से, आपके यूपीएससी के हिसाब से। बट इवन देन इफ यू वांट कि उनके ऊपर भी अलग से वीडियो बनाया जाए तो आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आई विल मेक सेपरेट वीडियोस ऑन देम एंड अपेंड इन द प्लेलिस्ट। ओके, मैं उसको प्लेलिस्ट के अंदर अपेंड करता चला जाऊंगा। एंड वो इसके आगे की सीरीज का मतलब ये बारवा है इस वीडियो का, मतलब इस प्लेलिस्ट का बारवा है वीडियो। सो दे विल बी 13 14 ऐसे ऐसे करके हम लोग बना लेंगे। ओके, बट आई थिंक कि उतना ज़्यादा रेलेवेंस का नहीं है, यूपीएससी ने कभी पूछा नहीं। जो आपके इंपॉर्टेंट हैं वो सब मैंने चारों डिस्कस कर लिए। इसके अलावा आप लोगों को अगर कोई भी लगता है तो आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आई विल मेक अ डिटेल वीडियो एज एंड व्हेन मुझे समय मिल जाए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। G20 थोड़ा सा हिस्ट्री में जाके बताऊंगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि आपके यहाँ पे ना चार इकोनॉमिस्ट थे जिनको एशियन टाइगर्स कहा जाता है। ठीक है, एशियन टाइगर्स। इन्हें एशियन ड्रैगन्स भी कहा जाता था, लिटिल ड्रैगन्स भी कहा जाता था। कौन कौन से थे वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। फर्स्ट, साउथ कोरिया। फिर कहानी से स्टार्ट होते हैं ना तो अच्छा लगता है, याद रहता है हमेशा। ठीक है। सेकंड इज ताइवान। ओके। थर्ड इज हांगकांग। कॉन्ग पहले लिख दिया, हॉन्ग बाद में लिखा। वेरी गुड। हांगकांग नाम ही ऐसा लगता है इन लोग का, हांगकांग। एंड फोर्थ वन विल बी सिंगापुर। दिस फोर कंबाइनली वे कॉल एज एशियन टाइगर्स। ठीक है, एशियन टाइगर्स इनको कहा जाता था। 1990 से कह सकते हैं दे ओपन अप। मतलब वैसे तो इनकी इकॉनमी पहले से ओपन अप थी, लेकिन इन लोग ने जैसे इंडिया ने अपनी इकॉनमी 1991 में ओपन की, इन लोग ने और भी ज़्यादा अपने यहाँ पे रियायतें दे दी और ज़्यादा छूट दे दी, मतलब और ज़्यादा, क्योंकि उन लोग को लगा कि भाई जो भी लगाओ मोस्टली ऐसा ही, मतलब मुझे तो ऐसा फील होता, अगर मैं एक कंट्री होता और मेरे बगल वाले ने अपने आप को ओपन अप कर लिया होता तो मुझे भी ये लगता कि भाई मैं पिछड़ा ना रह जाऊँ। दैट इज़ वाई आई ओपन इट मोर। तो इन्होंने अपनी इकॉनमी को पूरी तरीके से ओपन अप कर दिया फॉर द प्राइवेट प्लेयर्स के लिए। ठीक है, ये चारों इकोनॉमीज में इतना प्राइवेट एफडीआई आने लगा, मतलब इंटरनेशनल एफडीआई इतना ज़्यादा फ्लरिश होने लगा, इतना ज़्यादा। एंड दे वर ऑल्सो वर्किंग, मतलब ये बहुत बड़े बड़े आपके टेक्नोलॉजिकल हब्स एंड क्या बोलते हैं, ये इंटरपोर्ट होने के साथ साथ अदर जो आपके सर्विस सेक्टर, आपके बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, सब में इन लोग नए नए कीर्तिमान झंडे गाड़ते चले जाते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली में इन लोग के यहाँ पे डेवलपमेंट बहुत तेजी से हो रहा था। ठीक है, they were that is why they were also called as rising tigers या rising Asian tigers या फिर rising dragons वगैरह भी इनको जैसे शब्दों से यूज किया जाता था। बट ये क्या हुआ कि इनकी इकोनॉमी इतनी ओपन अप हो चुकी थी कि मतलब कंप्लीटली, मतलब आप कह सकते हैं कि प्राइवेटाइज ही था इतना, मतलब इतना हैविली कैपिटलाइजेशन तो यूएस यूके में भी नहीं था। एंशियंट समय पे रहा होगा लेकिन 1929 के बाद ऐसा कभी नहीं हुआ। 1929 के बाद ग्रेट डिप्रेशन जो आया था उसके बाद से आपके जो यूएस और यूके एंड अदर जो आपके वेस्टर्न इकोनॉमीज थे, उन लोग ने भी स्टेट इंटरवेंशन को थोड़ा सा बल दे दिया कि स्टेट इंटरवेंशन इज नेसेसरी टू मेंटेन अ कंट्रोल, और क्या बोलते हैं आपके कैपिटलिज्म के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल बना के रखना, नहीं तो फिर कभी भी कोलैप्स इसमें पॉसिबल होता है। कैपिटलिज्म इज नॉट कम्प्लीटली स्टेबल, वो हमेशा स्टेबल नहीं होता है। इसमें थोड़ा सा स्टेबिलिटी के लिए आपको गवर्नमेंट का इंटरवेंशन इज मस्ट। ओके, सो दिस वाज नॉट हियर, यहाँ पे ऐसा नहीं था। यहाँ पे कंप्लीटली कैपिटलाइज हो चुका था, पूरा छोड़ दिया था, जो करना है वो करो, बेच डालो पूरा शहर, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस पैसे लाओ पैसे कमाओ। ठीक है, सो पैसे कमाने के चक्कर में, ये प्रॉफिट कमाने के चक्कर में यहाँ पे इतना ज़्यादा राइज हो रहा था, सब मतलब एकदम बूम हो रहा था। कंपनी की कंपनी नई नई एस्टैब्लिश हो रही थी। हर एक कंपनी, जो बड़ी आपको कंपनी आज दिख रही हो, सैमसंग, एलजी, जितनी भी आपकी बड़ी कंपनी, सब उसी समय की देन है। ठीक है, उसी समय से आज तक इसी तरीके से चला रहा है। मतलब ये अचानक से यहाँ पे स्टार्ट नहीं हुआ, ये पहले से ही वहाँ पे से चला आता। ओके, सो अल्टीमेटली क्या हुआ कि 1997 में यहाँ पे एक फॉल आता है। ठीक है, यहाँ पे एक फॉल आता है एंड दिस फॉल वॉज सो हैवी, इतना ज़्यादा हैवी होता है कि मतलब इनिशियली थोड़ा सा ग्लिच की तरह आता है, एंड ये ग्लिच ही इतना ज़्यादा होता है कि आपका जो जितने भी एफडीआईज होते हैं, जितने भी आपके फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं, वो सब यहाँ से छोड़ के भाग जाते हैं। ठीक है, इन लोग को ऐसा गिरता हुआ छोड़ के यहाँ से भाग जाते हैं।
दिस इवेंट, ये जो गिरने का इवेंट है, धार 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 धार, मतलब सारा का सारा एफडीआई, पता चल रहा है जो एफडीआई अगर आज मतलब आज 1,000 करोड़ एफडीआई आया था, तो पता चला फॉल होना स्टार्ट हुआ, तो 2 दिन के अंदर ये 1,000 करोड़ भड़ाक से निकल गया, मतलब आंख पलक झपकाया कि फटाक से निकल गया, ठीक है। जिसकी वजह से और इकोनॉमी गिरती चली जा रही थी, तो इन लोगों को संभालने के लिए क्योंकि स्टेट इंटरवेंशन तो पूरी तरीके से गायब था, तो जितने भी आपके कैपिटलिस्ट जितने भी लोग थे सब भागना स्टार्ट कर दिए यहाँ से, मतलब अपना पैसा निकालो, बचाओ किसी भी तरीके से, ये सब फॉल हो चुका है, पूरा इकोनॉमी कोलैप्स हो रहा है, ठीक है। ग्रेट डिप्रेशन सबको आंखों के सामने दिखने लगा। दिस इवेंट इज नोन एज फॉल ऑफ एशियन टाइगर्स, ठीक है, इसको कहा जाता है फॉल ऑफ एशियन टाइगर्स, ठीक है। दिस इवेंट मार्क अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन द हिस्ट्री। इसके वजह से क्या हुआ कि एक छोटा, आप कह सकते हैं सुनामी आ गया आपकी इकोनॉमिक, क्या बोलते हैं, वर्ल्ड में, इकोनॉमिक जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसके अंदर आपका एक छोटा सा सुनामी आ गया। उससे क्या हुआ कि जो अभी तक अच्छा वाला चल रहा था, पूरी इकोनॉमी अच्छी अच्छी चल रही थी, उसमें सबको पता चल गया कि भाई पैसे डूब रहे हैं, सबका पैसा भाग रहा है, ठीक है। तो सब अपना पैसा बचाने के लिए भागना निकालना स्टार्ट कर दिए, और जिसकी वजह से और वो गिरती चली गई। और ये जो आपका एशियन टाइगर्स थे, इनके फॉल की वजह से आसियान इकोनॉमी, जो कि ऑलरेडी इंटीग्रेटेड इकोनॉमी थी बाकी सारे कंट्रीज के साथ, वेस्टर्न कंट्रीज, ईस्टर्न कंट्रीज, सारी के सारी कंट्रीज के साथ वो मिंगल थी, उन सब का फॉल देखा जाने लगा, और इतनी सारी कंट्रीज एक साथ फॉल कर रही थी, तो इट वॉज meant टू बी अ डिजास्टर, ठीक है। सो दैट इज वाई इन लोग को लगा कि भाई ऐसा हम लोग को कुछ करना पड़ेगा। और इससे पहले, काफ़ी पहले मैंने बताया था, G7 की ग्रुपिंग वगैरह बन चुकी है, डीएनएस वगैरह में बात की जा चुकी है, तो उसके बारे में यहाँ पे बात नहीं करूँगा। G7 काफ़ी पहले से था। सो इट वॉज नीडेड कि भाई जो ऐसी जो अदर इकोनॉमीज हैं जो मतलब पावरफुल है, मतलब धीरे धीरे राइज कर रही है, और इनका इम्पैक्ट वर्ल्ड ऑर्डर पे पड़ रहा है, इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर पे पड़ रहा है, ऐसे लोगों को भी कुछ तो वेटेज देना ही पड़ेगा हम लोग को, कोई तो ऐसा कुछ क्या कह सकते हैं कि साथ में इनको लेके चलना ही पड़ेगा, बिकॉज अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज हो जाएगी। इससे क्या होगा कि कभी भी इनके अंदर कोई भी फ्लक्चुएशन होगा तो हम लोग को इम्पैक्ट पड़ जाएगा। समझ में आ रहा है? इन लोग ने, जितने भी आपके वेस्टर्न कंट्रीज थे, उन लोग ने G7 बना लिया, ठीक है। आपस में इन लोग सलाह मशवरा करके सारे के सारे वर्ल्ड ऑर्डर को डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन फॉल कौन कर रहा है यहाँ पे? एशियन कंट्रीज फॉल कर रही है। वो G20 की मेंबर है क्या? नहीं, लेकिन फॉल का इफेक्ट इनके ऊपर पड़ रहा है, यस। फॉल का इफेक्ट इनके ऊपर पड़ने की वजह से ये डर गए, इनकी हालत इतनी खराब हो गई कि भाई कुछ तो करो, इन लोग को भी इनकॉर्पोरेट करो, ताकि इन लोग के अंदर क्या चला वो हम लोग को पता चले। अभी तो हम लोग बस पैसे पंपिंग कर रहे हैं, लेकिन अब ऐसा स्थिति आ जाएगा कि हम लोग के पास वो पैसे भी नहीं बचेंगे, इन लोग फॉल करते चले जाएंगे, ठीक है। सो अल्टीमेटली इट वॉज सीन कि हम लोग को एक नया ग्रुपिंग बनाना चाहिए। 1999 के अंदर आपका ये ग्रुप बनाया जाता है, जस्ट 2 ईयर्स, या आप कह सकते हो 1.5 साल या 1 साल के बाद ही आपके इस फॉल के G20। ओके, नेक्स्ट। चलिए, ये आपका हिस्ट्री आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो अब आते हैं वापस से स्टार्टिंग से। तो G20 या फिर ग्रुप ऑफ 20 जो है, इट इज़ ए इंटरनेशनल फोरम फॉर गवर्नमेंट्स, सेंट्रल बैंक के गवर्नर, कहाँ से? आपके 19 कंट्रीज और एक आपका यूरोपियन यूनियन का जो ग्रुप है वो, ठीक है। सो इसमें आपके सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स जो होते हैं वो बहुत ही प्रोमिनेंट रोल निभाते हैं। इनफैक्ट पहले अगर आप लोगों को बता दूं तो इनिशियल जो डायलॉग स्टार्ट किया गया था आपका 1999 में, ठीक है, जो आपका डायलॉग स्टार्ट किए गए थे वो आपके फाइनेंस मिनिस्टर और गवर्नर ऑफ द सेंट्रल बैंक से ही सिर्फ मतलब काम करवाते थे, मतलब उन्हीं का सिर्फ ग्रुपिंग होता था, समिट लेवल की मीटिंग्स नहीं होती थी। लेकिन आपका जब 2008 में लेमन ब्रदर क्राइसिस हो जाता है, फर्दर फॉल हो जाता है, तो इन लोग की आंखें खुल जाती है, भाई अब तो सब लॉस ही हो रहा है, सब बर्बाद हो रहा है। 1998 में हम लोग इसको बनाया था कि सारे हम लोग डेटा एक दूसरे को देते रहेंगे, पता चलता रहेगा क्या हो रहा है क्या हो रहा है। लेकिन यहाँ पे लेमन ब्रदर क्राइसिस में हम लोग को पता चला कि भाई समिट लेवल एक्सरसाइज कराना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर हम लोग का आगे मैं आप लोग को बताऊंगा कि इसके बाद से हम लोग 2009 से फिर समिट लेवल करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, झटका लगता है तभी इन लोग की बुद्धि खुलती है कि भाई पहले जब एशियन टाइगर्स का फॉल हुआ, झटका लगा तो G20 बना दिया, और जब सेकंड झटका आपको लेमन ब्रदर क्राइसिस लगा, तब उसके बाद इन लोग ने समिट लेवल मीटिंग्स करना स्टार्ट कर। समिट लेवल मैंने आपको बताया हुआ जहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट्स आते हैं, उसको समिट लेवल मीटिंग्स कहा जाते हैं। ओके, सो इसमें आपके सेंट्रल बैंक के गवर्नर, गवर्नमेंट और क्या बोलते हैं आते हैं, कहाँ से? आपके 19 कंट्रीज और एक यूनियन है जो कि आपका यूरोपियन यूनियन। ओके, फाउंड कब किया गया था? ये इस समय फाउंड किया गया था। इसका मेन मोटिव क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बनाना। तो मैंने जैसे बताया कि इसको बनाने का जो मेन कंसर्न था वो यही था कि भाई इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन रहे। ओके, since 2008 head of the governments or the head of the states
को भी बुलाया जाता है यहाँ पे। आए यहाँ पे समिट लेवल का मीटिंग है। मैंने बताया ना कि भाई ये लेमन ब्रदर क्राइसिस हुआ, इनकी हालत खराब हो गई कि भाई अब तो बहुत प्रॉब्लम हो जाए, हेड ऑफ द स्टेट जब तक आएंगे नहीं तब तक बात नहीं बनने वाले। ओके, सो उसके बाद से हेड ऑफ द स्टेट्स यहाँ पे रेगुलर बेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं अलॉन्ग विथ फाइनेंस मिनिस्टर, या फिर इसके साथ साथ आप गवर्नर ऑफ द सेंट्रल बैंक किसी को भी लेके जा सकते हैं, अदर थिंक टैंक वगैरह हो तो उनको भी लेके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इट इज़ अप टू द होस्ट कंट्री जो मतलब बुला रही है वो किसको इसको चाहती है, कितने लोगों को बुला सकती है, वो सब बुलाते हैं। और जो जो लेके जा रहे हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है, तो उतना डिटेल में जाना नहीं है। जब आप लोग फॉरेन अफेयर्स में घुस जाएंगे तो आप लोगों को खुद को पता चल जाएगा कैसे कैसे होता है। ओके, नेक्स्ट G20 इकोनॉमी का अगर बेसिक अगर आप लोग बताते हो तो 90% ऑफ द ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्ट GWP जो होता है उसका 90% ये है। वर्ल्ड ट्रेड का जितना भी वर्ल्ड ट्रेड होता है उसमें से 80% इसी में होता है। 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इसी के अंदर है, और वर्ल्ड का हाफ ऑफ द लैंड एरिया जो है वो इन्हीं कंट्रीज के अंदर है, मतलब आपके G20 कंट्रीज। ओके, सो विच आर द G20 कंट्रीज, ये इनके फ्लैग्स हैं जो आप लोग देख सकते हैं। एंड आई हैव शोन दिस, कई बार आप लोग को शो किया हूँ, कई बार आप लोग को दिखाया गया है। सो दिस इज द क्या बोलते हैं आपका फ्लैग्स, सॉरी सॉरी एक सेकेंड, कुछ तो ग्लिच आ गया है लगता है, सॉरी, यस सॉरी, इट वाज ए कंप्यूटर ग्लिच, कुछ तो इशू लगता है पीछे चला था। कोई बात नहीं, आते हैं यहाँ पे। ये सारे के सारे कंट्रीज और उनके फ्लैग्स हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। G7 में ये आपके कंट्रीज हैं, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जापान। ठीक है, दीज आर द कंट्रीज जो आपके क्या बोलते हैं इसके अंदर है, क्या कह सकते हैं आपका जी G7 के अंदर है। अगेन द ग्लिच, वेरी गुड। सो दिस आर द कंट्रीज जो कि आपके G7 के अंदर है। और क्या बोलते हैं इसके बाहर जो आपका ये बैठा हुआ है G8, ठीक है, रशिया को अगर इंकॉर्पोरेट कर लिया जाए, जो कि कभी एक समय पे पार्टिसिपेंट होता था आपके G7 के साथ साथ वो भी आता था, तो उनको G8 कंबाइनली कहा जाता है। ओके, यस दोस्तों, तो फाइनली ग्लिच ठीक कर दिया पूरी तरीके से। सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने का कुछ तो है, ठीक है, खैर। सो दिस वॉज G7 जिसके अंदर कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम एंड जापान कंट्रीज हैं। एंड इसके अलावा कुछ ब्रीफ समय के लिए इफ आई एग्जैक्टली रिमेंबर, सो 1996 से लेके 2014 तक रशिया इसका मेंबर था। ठीक है, डेट्स मुझे थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं, बट आई एग्जैक्टली ये तो निकलने वाली डेट तो मुझे अच्छी तरीके से पता है। दिस वॉज द ईयर जब मैंने यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट की थी, सो आई रिमेंबर दिस अच्छी तरीके से। और 1996 से 2014 तक रशिया इसका मेंबर था। देन इट वाज कॉल्ड एज G8, उस समय उसको G8 कहा जाता था। और फिर अब तो निकाल दिया गया। खैर, G20 के अंदर ये सारे के सारे दिस G7 प्लस रशिया प्लस अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चाइना, यूरोपियन यूनियन, भारत, इंडिया, सऊदी अरेबिया, मेक्सिको, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की। देयर वाज अ क्वेश्चन इन 2020 कि जिसमें पूछा गया था कि क्या बोलता है इसमें से कौन सा ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैं जो कि G20 के मेंबर है। इट वाज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन, बट वो आंसर इतने अच्छे से यूपीएससी, और यूपीएससी का एक हवा इतना तेज है ना दिमाग में कि एग्जाम के अंदर बैठो तो बहुत लोग भूल ही जाते हैं कि हाँ भाई अरे ये तो पढ़ा था मैंने, मुझे तो पता है अच्छी तरीके से, साल भर रटा होगा लेकिन फिर भी उस समय भूल जाते हैं। सो देयर वर मेनी पीपल जिन्होंने गलत कर दिया था। उसका आंसर ऑप्शन में मुझे याद आ रहा है ए था। ठीक है, उसका जो भी क्वेश्चन था उसका जो आंसर सीरीज थी उसमें ए उसका आंसर था, तो आप लोग देख लीजिएगा। 2000 में क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, सो दिस आर द फ्लैग्स जिसके बेसिस पे आप याद करके रख सकते हैं। अगर आप लोग को मैप के बेसिस पे पता चले तो मैप के बेसिस पे दिस आर द कंट्रीज जो कि G20 के मेंबर्स हैं। एंड द ब्लू वंस आर द गेस्ट कंट्रीज जिनको बुलाया जाता है। ठीक है, रेगुलर बेसिस पे बुलाया जाता है, मोस्टली इन सबको तो बुलाया जाता है। इसमें से एक तो परमानेंट इन्वाइटी है जिसका नाम है स्पेन। पता नहीं क्यों इसको बुलाया जाता है, इसकी तो इकोनॉमी में इतनी गर्त है, लेकिन फिर भी पता नहीं इसको परमानेंट इन्वाइटी का दर्जा मिला हुआ है, जस्ट बिकॉज क्योंकि यहाँ पे यूके और फ्रांस और इटली 3 कंट्रीज, जर्मनी 4 यूरोपियन कंट्रीज हैं, तो एक स्पेन ही तो बच गया है बड़ा यूरोपियन कंट्री, तो उसको भी एज ए टोकन ऑफ लव कि हाँ तू भी आजा भाई, इस तरीके से मेरे ख्याल से लगता है। और तो कोई रीज़न नहीं लगता। बाकी उसका इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन वर्ल्ड में तो मतलब उससे ज़्यादा तो मेरे ख्याल से हमारे यहाँ पे पंजाब उससे ज़्यादा कर देता होगा कंट्रीब्यूशन। ओके, सो दिस आर द कंट्रीज। येलो जो ऑरेंज वंस हैं दे आर द G20 कंट्रीज। ओके,
एंड ब्लू वंस आर द ऑब्जर्वर कंट्रीज या फिर गेस्ट कंट्रीज। ओके, एवरी कंट्री हैज़ जो मतलब जो क्या बोलते हैं आपका कंट्री होता है, मतलब जिसके यहाँ पे उस साल हेल्ड होने वाला होता है वो इवेंट, उस कंट्री के पास ये पावर होती है कि वो गेस्ट के लिस्ट को बढ़ा घटा कैसे भी सकता है। हाँ, तो दिस ईयर वी आर द चेयरमैन, सो वी कैन एडजस्ट अपने हिसाब से, हम लोग उसके बढ़ा घटा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट मेंबर्स। तो मेंबर्स मैंने आप लोग दिखा दिया कौन कौन से मेंबर्स है। इसमें से आपका 19 इंडिविजुअल कंट्रीज है और एक यूरोपियन यूनियन है। यूरोपियन यूनियन के अंदर आपके क्या बोलते हैं ये सारे के सारे कंट्रीज आते हैं, जो भी आपके यूरोपियन यूनियन के 27 कंट्रीज आए, रिमेंबर। नेक्स्ट, अगर ऑब्जेक्टिव्स की बात, ये स्पेन वाला मैंने बता दिया, परमानेंट नॉन मेंबर इनवाइटी है ये। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव की बात की जाए तो ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और सस्टेनेबल ग्रोथ को बना के रखने के लिए ऐसे पॉलिसीज का कोऑर्डिनेशन बना के रखना बिटवीन द डेवलपिंग एंड द डेवलप कंट्रीज। समझ में आ रहा है? तो मैंने आप लोगों को एसेंस बताते हैं, उससे आप लोग आसानी से रिड्यूस कर सकते हो कि इसका एम ऑब्जेक्टिव क्या है, आसानी से। क्यों? क्योंकि जब आप लोगों को ये समझ में आ जाए कि इसको बनाया किस लिए था, जस्ट टू टैकल दिस, ये जो इशू आया था उसको टैकल करने के लिए बनाया गया था, सो यू कैन इजीली रिड्यूस कर सकते हो कि पॉलिसी कोऑर्डिनेशन करना है बिटवीन द डेवलपिंग एंड द डेवलप कंट्री, सो दैट ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अचीव की जा सके। ओके, नेक्स्ट, प्रमोट फाइनेंशियल रेगुलेशंस। फाइनेंशियल रेगुलेशंस को प्रमोट करना है जिससे कि आपके रिस्क को रिड्यूस किया जा सके और जो फ्यूचर में फाइनेंशियल क्राइसिस वगैरह होने के चांसेस भी हैं उनको रिड्यूस किया जा सके। ओके, नेक्स्ट है एक नया इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर बनाया जाए जो कि कंपैरेटिवली स्टेबल हो, जो लॉन्ग लास्टिंग हो, जो सस्टेनेबल भी हो। दिस आर द प्राइम ऑब्जेक्टिव्स। ओके, नेक्स्ट, इसकी स्ट्रक्चर की बात की जाए तो जैसे मैंने बता दिया कि इसके अंदर 19 कंट्रीज हैं और आपके क्या बोलते हैं एक यूरोपियन यूनियन है। इसमें से जो 19 कंट्रीज है उनको 5 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करके रखा गया है। ठीक है, हर ग्रुप का रोटेशन वाइज प्रेसिडेंसी आता है। मैं ग्रुप दिखाता हूँ, ये देखिए आपके ग्रुप है। इंडिया इज इन ग्रुप 2। ठीक है, ग्रुप 1 की बात करें, मतलब इसका कुछ ऐसा ये नहीं कि ग्रुप 1 वाले को ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी, सेकंड वाले को कम दी जाए, ऐसे कुछ नहीं है। दिस आर जस्ट द ग्रुपिंग्स। ओके, सो दिस जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड स्टेट्स, ये एक ग्रुप में आ गए। अब आप इसमें देख सकते हैं कि कोई भी ऐसा, मतलब हालांकि आइडियोलॉजिकली देखा जाए तो ये सऊदी अरेबिया एक इस्लामिक रिपब्लिक है, ये सारे के सारे आपके सेकुलर रिपब्लिक्स हैं। सो किसी भी तरीके से मतलब ग्रुपिंग का कोई बेस नहीं है कि इसको इसी वजह से रखा गया, ये ऐसा बनाया ही है, ऐसा ही ग्रुप है। ओके, सो दैट इज वाई। ओके, तो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड स्टेट्स आपके ग्रुप 1 में। ग्रुप 2 में जिसमें इंडिया है उसमें आपका रशिया है, साउथ अफ्रीका है, टर्की है। दिस आर इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, वाई बिकॉज वी आर द चेयरमैन दिस साल के। तो इस साल आप लोग के लिए G20 का तो हर मतलब पोर सोर सब कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, आई हैव डन ऑल द डिटेल एनालिसिस, वो भी मैं यहाँ पे भी वापस से इंकॉर्पोरेट कर रहा हूँ। बट यू नीड टू नो कि आप कोई भी इवेंट अगर G20 से रिलेटेड अगर यूपीएससी का इस दौरान होता है तो प्लीज़ आप लोग उसको ज़रूर ज़रूर फॉलो अप लीजिएगा, उसको ज़रूर पढ़िएगा। ओके, मैं कोशिश ये करता हूँ कि जितने भी इवेंट्स होंगे सबको डिटेल में बात करूँगा, सो दैट आप लोग का कुछ भी छूटे नहीं एज पर द यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के हिसाब से। बट फिर भी आप लोग को भी ट्रैक रखना है। ओके, सो इंडिया, रशिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, इसमें जो ब्रैकेट में लिखा है इट इज़ द प्रेसिडेंसी का ईयर है। ओके, सो इंडिया का 2023 है, ब्राज़ील का इसके बाद होने वाला। ओके, अर्जेंटीना ग्रुप 3 और मैक्सिको, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, मैक्सिको, ये एक ग्रुप में आ गए। ग्रुप 4 के अंदर फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, ये आपके क्या पता एक ग्रुप में आ गए। एंड फिफ्थ ग्रुप में आपका चाइना, इंडोनेशिया, जापान, साउथ कोरिया। ठीक है, ये सारे के सारे आपके एक ग्रुप में आ गए। ओके, सो दिस आर द 5 ग्रुप्स जिसके मतलब अंदर डिवीजन किया गया है आपके 19 कंट्रीज को। ठीक है, एक आप लोगों ने देखा होगा कि आपका जो ये थर्ड ग्रुप है इसके अंदर 3 ही कंट्रीज हैं, सो दैट इज वाई इट आपका जो यूरोपियन यूनियन है वो किसी भी ग्रुप में इसको ऐड नहीं किया जाता। एक्चुअली इट इज़ ए यूनियन। ठीक है, ये अलग से एक यूनियन ही है, तो इसको किसी ग्रुप में भी रखेंगे तो और झगड़ा ही होगा कि मेरे हाँ, इस यूनियन में से इतने लोग को इस किसको प्रेसिडेंसी दी जाए। तो दैट इज़ वाई यूरोपियन यूनियन से कोई प्रेसिडेंट नहीं होता है। फ्रांस, जर्मनी, इटली और आपका क्या बोलते हैं एक और कौन सी कंट्री थी, फ्रांस, जर्मनी, इटली और एक कौन सी कंट्री थी यार, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूनाइटेड किंगडम, ये यूनाइटेड किंगडम, इन लोग के बीच में रोटेट हो जाएगा प्रेसिडेंसी, लेकिन यूरोपियन यूनियन में आपका कोई भी प्रेसिडेंट नहीं बनता। ओके, नेक्स्ट,
रोटेशन वाइज मैंने बता दिया। तो जी ग्रुप 2 के अंदर इंडिया, रशिया और साउथ अफ्रीका और टर्की के साथ है। ओके, इसका कोई भी परमानेंट सेक्रेटरीट और हेडक्वार्टर नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इट इज़ जस्ट अ ग्रुपिंग, ठीक है, ये ग्रुप है, ये कोई मतलब इसका कोई यूएन की तरह हेडक्वार्टर होगा या फिर आपका सार्क की तरह हेडक्वार्टर, ऐसा कुछ नहीं है इसका। ये इट इज़ जस्ट अ ग्रुपिंग। यहाँ पे मीटिंग होती है, आते हैं, मिलते हैं, बातचीत करते हैं, चाय नाश्ता करते हैं अपने अपने घर पे। दैट इज वाई इसका कोई एक सेक्रेटरीट, कोई हेडक्वार्टर नहीं है। जिस कंट्री के पास प्रेसिडेंटशिप आती है, जिस कंट्री, जैसे इंडिया के बारे में बात की जाए, तो इंडिया के पास प्रेसिडेंटशिप आई है, तो वो अपने हिसाब से कहीं पे भी मीटिंग्स का हेडक्वार्टर सेट कर सकता है कि हाँ यहाँ पे मीटिंग होने वाला है। जैसे अभी हम लोग मीटिंग्स करवा रहे हैं, रिसेंटली आपका एक दिल्ली में हुआ है, एक इंदौर में भी हुआ है, ठीक है, इंदौर में भी एक किया गया है अभी रिसेंटली। सो दिस आर मतलब इसके अलावा और भी जगह पे किया जाएंगे। साल भर हम लोग को काफ़ी सारे इवेंट्स करने हैं। साउथ के 2-3 जगह पे करने वाले हैं, आपके नॉर्थ ईस्ट में शायद एक होगा, वेस्ट में भी एक होने वाला है। इस तरीके से 3-4 आपके इवेंट्स हो गए, मतलब 3-4 नहीं, इससे ज़्यादा इवेंट्स हो जाते हैं। बहुत सारे छोटे बड़े बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। तो आई एम काउंटिंग ओनली द बड़ा वंस। सो वो बड़े जो 5-6 इवेंट्स होते हैं, वो सारे के सारे आपके बड़े बड़े शहरों में होने वाले हैं, ठीक है, थ्रू आउट इंडिया। ओके, नेक्स्ट इससे जुड़ा हुआ एक शब्द है जिसका नाम है ट्रायोका, ठीक है। आई हैव मेंशन इट मेनी टाइम्स इन द डीएनएस। व्हाट इज ट्रायोका? इट इज द सिस्टम ऑफ कंटिन्यूएशन। आप लोग को अगर सिंपल बता दूं, आप ऐसे इमेजिन कीजिए, एकदम सिंपल आपको इमेजिनेशन बताता हूँ। सो जस्ट इमेजिन कि 3 सीट्स हैं। ओके, आप किस आप G20 के हॉल में घुसते हैं, G20 का जो जहाँ पे बैठक होने वाली है। इग्नोर, अगर पीछे से आपको आवाज़ आ रही हो तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। यहाँ पे बच्चे लोग कुछ थोड़े से प्यारे प्यारे हैं और थोड़े से आवाज़ भी कर लेते हैं। ओके, सो आप इमेजिन कीजिए कि दिस इज द हॉल जिसके अंदर आप एंट्री कर रहे हैं, एंड इट हैज़ 3 सीट्स। ओके, इसके अंदर 3 सीट्स है। यहाँ पे G20 की मीटिंग होनी है। एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है, आपको इमेजिन करना है बस। ओके, सो इट हैज़ 3 सीट्स। फर्स्ट सीट जो होगा उसके अंदर वो कंट्री होगी जो पिछले साल की प्रेसिडेंट थी। याद रखिए अच्छे तरीके से, ये पिछले साल का जो प्रेसिडेंट होगा वो होगा आपके फर्स्ट सीट पे। सेकंड सीट पे जो इस साल का प्रेजेंट ईयर का जो आपका प्रेसिडेंट होगा वो है, ठीक है। वो लास्ट ईयर वाला था, ये प्रेजेंट ईयर वाला, एंड दिस विल बी द नेक्स्ट ईयर का प्रेसिडेंट, ठीक है। नेक्स्ट ईयर का प्रेसिडेंट जो होगा वो आपके थर्ड सीट पे बैठा होगा, ठीक है। सो इमेजिन कीजिए, बस इमेजिन करने की कोशिश कीजिए ये कैसे काम कर रहा है। आप लोग को समझ में आ जाएगा ये कैसे काम करने वाला है। सिंस आई हैव सेड कि इसका कोई भी हेडक्वार्टर नहीं है, कोई भी सेक्रेटरी नहीं है, सो सपोज कीजिए कि इसका कोई भी हेडक्वार्टर नहीं है एंड इसकी प्रेसिडेंसी किसी एक कंट्री के पास आ जाती है। फॉर एग्जांपल इंडोनेशिया के पास आ गई। ओके, इंडोनेशिया के पास आ गए। इंडोनेशिया ने अपने हिसाब से, उसको लगा कि हाँ इस साल क्लाइमेट चेंज जो है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसने क्लाइमेट चेंज के ऊपर भयंकर पूरा पूरा जितना उसका एक साल था जो टेन्योर था चेयरमैनशिप का, उसने क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड बहुत सारे इवेंट्स कराए। कहीं पे कहीं पे प्लास्टिक से रिलेटेड करवा दिया, कहीं पे आपका इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से करवा दिया, कहीं पे गोबर गैस प्लांटेशन से कर दिया, कहीं पे ग्रीन हाउस गैसेस से कर दिया, कहीं पे बायोगैस प्लांट से कर दिया। सो दिस इसने कहीं पे काफ़ी सारे ऐसे मीटिंग्स करवा दिए। ओके, बट एक साल के बाद इसकी प्रेसिडेंटशिप चेंज होने वाली है। ये नया कंट्री आने वाला है, क्या? भारत, ठीक है, इंडिया आने वाला है। तो इंडिया जब आने वाला है, अब इंडिया के लिए हो सकता है कि वो जो आपका ग्रीन हाउस गैसेस वाला या फिर जो आपका एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो इसका एजेंडा था, दैट इज नॉट सो रेलिवेंट। क्लाइमेट चेंज इसके लिए हो सकता है कि इंडिया के लिए रेलिवेंट ना हो। ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं? इंडोनेशिया में हो सकता है कि उसको लग रहा है कि भाई क्लाइमेट चेंज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो उसने ये क्लाइमेट चेंज को ले लिया। लेकिन इंडिया को ऐसा लगा कि नहीं, इंपॉर्टेंट टॉपिक ये नहीं है, इंटरनेशनल टैक्सेशन जो है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या फिर इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्डर जो है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, समझ में आ रहा है? या फिर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म या फिर काउंटर स्मगलिंग वगैरह की जो इवेंट्स वगैरह है, ये सब चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा होगा अगर, तो इंडिया के पास जब प्रेसिडेंटशिप आएगी तो इसने जो काम शुरू करके रखे थे, होप करता है इसने मतलब हो सकता है इसने ऐसे काम शुरू कर, जैसे बहुत बड़ा कोई इवेंट स्टार्ट करके रखा हो, कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करके रखा हो कि काफ़ी सारे बायोगैस प्लांट्स वगैरह सेटअप करने या फिर सोलर पार्क्स वगैरह सेटअप करने। इसने ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह स्टार्ट करके, इंडोनेशिया की बात कर रहा हूँ। सो इंडिया आते ही तो उसका स्क्रैप कर देगा, क्योंकि उसके लिए तो रेलिवेंट है नहीं, वो तो काम बंद करा देगा कि नहीं नहीं, इसमें पैसे बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं, ये सब इवेंट वगैरह करने की ज़रूरत नहीं, हम लोग काउंटर टेररिज्म के ऊपर काम करेंगे, या फिर हम लोग ग्लोबल फाइनेंशियल ऑर्डर के ऊपर काम करने वाले हैं, टैक्सेशन के ऊपर काम करने वाले हैं। सो इट विल स्क्रैप द प्रोसेस। ये वाला प्रोसेस जो था, जो एक साल तक चला था, वो पूरी तरीके से स्क्रैप हो गया, सारा मेहनत गया पानी में। सो दिस शुड नॉट बी डन।
ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए क्या करते हैं, ट्रायो का सिस्टम को बनाया गया। दिस ट्रायो का सिस्टम इज द वेरी एसेंस ऑफ दिस आपके G20, ठीक है। इसके वजह से एक कॉन्टिन्यूटी बनी रहती है। इसमें क्या होगा, अब इंडोनेशिया का जो क्लाइमेट चेंज का जो इवेंट था, उसको हम लोग अपने जो हमारा जो इंडिया का जो प्रेसिडेंटशिप के पास जो आएगा, तो उसने जो अपने थीम वगैरह बना के रखी, या आपने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बना के रखे जिसके ऊपर उसको पूरा का पूरा एक साल तक काम करवाना है, उसको वो उसके साथ ऐड कर लेगा कि हाँ भाई मैं इसके अंदर ऐड करता हूँ टैक्सेशन, इंटरनेशनल टैक्सेशन का जो इवेंट है उसको मैंने इसमें ऐड कर लिया। इसी के साथ ये क्या करेगा, अगले साल के भी जो प्रेसिडेंट है उनको बोलेगा कि भाई अगले साल तो बैटन आपके पास जाने वाली है, आपकी प्रेसिडेंटशिप आने वाली है। सो व्हाट यू आर प्लानिंग टू हैव एज योर कोर, क्या बोलते हैं, आइडियोलॉजी, या आप कौन सा कोर आइडिया रखना चाहते हैं आगे के साल के लिए, तो उसको हम लोग ऐड कर लें। सपोज कीजिए उसने उन्होंने कह दिया कि टूरिज्म, ठीक है, उन्होंने टूरिज्म को कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, एक थ्री एजेंडा का सिस्टम चालू हो जाएगा। क्लाइमेट चेंज, टैक्स, टूरिज्म, तीन अलग अलग कंट्रीज, तीन अलग अलग अपने अपने, इसमें बहुत सारे होते हैं, ऐसा नहीं, मैं एग्जांपल सिर्फ दे रहा हूँ। एक कंट्री कोई भी एक ही एजेंडा नहीं लेके चलती है, कम से कम 8-9 एजेंडास लेके चलती है, सो दैट मल्टीपल फेसेट काम किया जा सकता है। एक ही साल के प्रेसिडेंटशिप मिलने वाली, तो वो मैक्सिमम अपना रिप्रेजेंटेशन करती है, अपने आप को दिखाने की कोशिश करती है। ओके, सो इतने सारे इवेंट्स अगर इसके अंदर अपेंड हो जाएंगे, सो इट विल बी ए कंटिन्यूस प्रोसेस। अब समझ में आ रहा है कि इसमें क्या होगा कि आपका जो क्लाइमेट चेंज का जो काम है वो आपका अगले साल भी होगा, उसके अगले साल भी होने वाला है। ओके, एंड इसके बाद भी अगर लगा कि हाँ इंपॉर्टेंट है, तो इसको आगे भी कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। ऐसे ही टैक्स का जो इवेंट रहेगा वो इसके अगले साल भी लिया जाएगा, उसके अगले साल भी लिया जाएगा, क्योंकि उसके बाद ये आपका ट्रायो का सिस्टम में मेंबर बन जाएगा। होप करता समझ में आ रहा है। सो दिस विल मेंटेन अ कंटिन्यूटी, ठीक है। इससे क्या होगा कि एक ही टॉपिक के ऊपर सब बैठे नहीं रहेंगे, कंटिन्यूस टॉपिक्स वगैरह चलती रहेंगी, हर एक इवेंट्स के ऊपर रेगुलर बेसिस बातचीत होती जाएगी। होप करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है। इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट, जिसके वजह से आपका G20 का मतलब आप कह सकते हैं एसेंस है ये G20 का। G20 आज तक कभी भी मतलब क्या कह सकते हैं, एकदम फुल्ली फंक्शनल है और बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रहा है। इसके कभी भी मीटिंग्स वगैरह में कोई भी बहुत बड़ा इश्यूज वगैरह क्रिएट नहीं होता, मोस्टली यूनानिमस डिसीजन वगैरह किए जाते हैं, और इकोनॉमिक्स जो कि बेस है आपके पूरे वर्ल्ड ऑर्डर का, उसको केटर करता है G20। सो दैट इज वाई यू शुड रिमेंबर कि ट्रायो का सिस्टम कैसे काम करता है। ओके, दिस इज द एसेंस ऑफ दिस G20। ओके, होप करता समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मतलब आपका G20 का जो काम है वो कैसे किया जाता है। तो दो टाइप के आपके यहाँ पे काम किया जाता है, एक तो फाइनेंस ट्रैक का काम है, एक तो शेरपा ट्रैक का काम है। व्हाट इज शेरपा, ठीक है। शेरपा क्या होता है, आपका जो समिट के जो मतलब जो हाईएस्ट आपके, सपोज कीजिए आपके भारत के ही ले लीजिए, तो भारत के प्रधानमंत्री आपके समिट लेवल मीटिंग्स में जाएंगे, लेकिन वो हमेशा सारे मीटिंग्स में नहीं जाने वाले, लेकिन G20 की मीटिंग तो साल भर चलने वाली है। ओके, तो इनके नीचे कोई एक मेंबर होगा, जनरली ही और शी इज द आरबीआई का गवर्नर, ठीक है। आरबीआई के जो भी गवर्नर होते हैं उनको लेके जाते हैं, बट इट इज नॉट द कंपल्शन, फाइनेंस मिनिस्टर को भी लेके जाया जा सकता है, बट इंडिया हैज मेंटेन अ कंटिन्यूटी, आरबीआई के गवर्नर को लेके जाते हैं। तो राइट नाउ जो आपके गवर्नर है शक्तिकांत दास जी, वो आपके जाते हैं पिछले 3-4 सालों से, जब से वो बने हुए हैं, ठीक है, और आगे भी वही रहने वाला है। सो दिस इज द, वो उनको कहा जाएगा शेरपा, ठीक है। शेरपा अगर आप लोग को ना पता हो तो मैं बता दूं, जब आप माउंटेनिंग करने जाएंगे आपके नेपाल के रीजन में वगैरह में, आप जब माउंटेनिंग करने जाएंगे तो आपके साथ एक गाइड को भेजा जाता है। दिस गाइड इज कॉल्ड शेरपा, ठीक है। ये गाइड होता है जो कि आपको लेके जाता है, ठीक है। अगर आप लोग को ये भी थोड़ा सा और एनहांस करूँ, आप लोग को ज्ञान बढ़ाऊँ, आप लोग के ऊपर थोड़ा सा और इम्पैक्ट बनाने के लिए, सो क्या बोलते हैं, आप लोग को बताऊँ, जैसे आपका जो सबसे पहले हिलेरी, क्या था उनका नाम, ठीक है, हिलेरी जो भी थे, जो आपके फर्स्ट माउंटेनियर थे जिन्होंने क्या बोलते हैं माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया था, तो उनके जो शेरपा थे जो उनको लेके गए थे एक्चुअली में, ही इज टेंजिंग नॉर्गे, उनका नाम है टेंजिंग नॉर्गे, ठीक है, INZING, ठीक है, टेंजिंग नॉर्गे, ठीक है, ये उनका नाम था। ही वॉज द शेरपा ऑफ दिस हिलेरी, क्या था इनका नाम, मुझे एडमंड हिलेरी शायद था इनका नाम, जो भी था।
तो इनको ये लेके गए थे वहाँ पे, ये तो मरते मरते बच गए थे, अगर ये ना रहे होते तो पक्का इनका नाम तो कहीं नहीं मिलने वाला था। सो ही इज़ द एक्चुअल हीरो जो जिन्होंने क्या बोलते हैं इनको पहुँचाया था वहाँ पे। बट वही है कि वेस्ट के इन्फ्लुएंस के हिसाब से हम लोग को इनका नाम याद रखता है और इनका नाम सब भूल जाते हैं। बट मेरे साथ थोड़ा सा अच्छा है, मैं इनका नाम हमेशा याद रखता हूँ लेकिन इनका नाम भूल जाऊँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, सो दिस इज़ द केस। आप लोग को ये समझना होगा कि शेरपा क्या काम करता है। ओके, सो शेरपा इज़ द गाइड, वो हमेशा G20 के अंदर अपने देश को रिप्रेजेंट करते रहता है। जब तक आपका मतलब हेड ऑफ द स्टेट नहीं आता है तो वो आपका फॉलोअप लेता आता है। ओके, रिसेंटली जैसा कि मैंने बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बताया कि अब हमारे पास से मतलब इंडिया के पास आ चुका है G20 का लीडरशिप या होस्टिंग का पावर आ चुका है 2023 के लिए, हम लोग हो चुके हैं। ठीक है, तो लास्ट जो समिट हुई थी आपकी इंडोनेशिया के बाली में हुई थी नवंबर 2022 में, 17th G20। तो आपके यहाँ पे जो होने वाली वो 18th G20 का समिट होगा। ओके, 18th G20 का समिट होने वाला है और इंडिया इसको हेल्ड करने वाला है। ओके, सो प्रेसिडेंसी 1 साल के मिलने वाली है एंड आई हैव नहीं, वी हैव गॉट द बैटन इन द दिसंबर 2022 में हम लोग को ये बैटन दिया गया और तब से हमारे पास है। ठीक है, सो थोड़ा सा अब हमारे बारे में बात कर लेते हैं। अब हमारे पास बैटन आ गया है तो कुछ चीज़ें हम लोग अनाउंस करते हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज द लोगो एंड द थीम। ठीक है, दिस इज द लोगो एंड द थीम विच वी हैव गिवन। हम लोग ने जो G20 को लोगो दिया गया है वो G20 को अपने हम इंडिया के साथ जो लोगो दिया गया है वो ये लोगो दिया गया है, दिस इज द लोगो G20 का लोगो। एंड इसका जो थीम है वो ये है वसुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ओके, सो दिस इज द थीम ऑफ G20 फॉर करंट ईयर 2023। ओके, ये सब आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, थीम वगैरह याद रखना, थीम वगैरह पूछा जाता है। ओके, सो देर आर सम गेस्ट कंट्रीज, जो भी कंट्री प्रेसिडेंटशिप में आती है वो अपने हिसाब से लिस्ट वगैरह बनाती है किन किन चीज़ों का। एक तो जो फोकस एरियाज है, फोकस प्रायोरिटीज एरियाज है वो सारे के सारे का, और जितने भी गेस्ट कंट्रीज को बुलाना चाहती है उन सब का ये क्या बोलते हैं लिस्ट जारी करती है। ओके, इनिशियल ईयर्स में तो इंडिया ने अपने लिस्ट वगैरह जारी कर दिए हैं, तो उसमें से मैंने ये सब चोरी करके आप लोगों को बता रहा हूँ कि G20 के प्रेसिडेंटशिप के लिए इंडिया ने जो जो गेस्ट कंट्रीज को इनवाइट करके रखा है भारत के अंदर, उसमें है बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशियस, नीदरलैंड्स, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन, यूएई। ठीक है, सो दीज आर द कंट्रीज जिनको हम लोग ने अपने यहाँ पे इनवाइट किया है एज ए गेस्ट कंट्रीज फॉर G20 समिट। इसमें आप लोग को ये भी याद रखना है कि G20 समिट के अंदर जो आपके इजिप्ट के पार्टिसिपेशन होने वाली है, तो इजिप्ट के जो क्या बोलते हैं हेड है अब अब्दुल अल सीसी। ठीक है, सीसी इनका नाम है। ठीक है, ही इज़ द रिपब्लिक डे गेस्ट। ठीक है, गेस्ट ऑफ रिपब्लिक डे आपके भारत में जो इस साल होने वाला 2023 में, उसके रिपब्लिक डे के गेस्ट भी यही है अल सीसी। ओके, सो यू शुड रिमेंबर हिम। ओके, नेक्स्ट ट्राव का सिस्टम मैंने बता दिया डिटेल में, तो आप लोग को क्या बोलते हैं वापस बताने की जरूरत नहीं सिस्टम के बारे में। इस साल जो ट्राव का होने वाला है वो ये कुछ इस तरीके से रहेगा। जो भारत का प्रेसिडेंसी है ये गलत, यहाँ पे इंडोनेशिया नहीं है, इंडोनेशिया पहले था। ठीक है, सो पहले इंडोनेशिया था, फिर इंडिया, फिर ब्राज़ील था। अब इंडिया, ब्राज़ील और कोई और आगे वाली कंट्री आ जाएगी, उसका आई डोंट नो, शायद अर्जेंटीना है क्या, आई डोंट नो। ठीक है, मैं देख के आप लोगों को बता दूंगा। अभी राइट नाउ इंडोनेशिया, इंडिया और ब्राज़ील था, तो अब आगे चेंज होने वाला है, रुकिए मैं देख के बताता हूँ। यस, सॉरी फॉर द मिस्टेक, मैं सही पढ़ रहा था, मैं बाद अपने आप को ही कन्फ्यूज़ कर देता हूँ। इंडोनेशिया से पहले इटली था, तो इससे पहले इटली था, तो इटली, इंडोनेशिया और इंडिया, पिछला ट्रायो का जो था उसमें इटली, इंडोनेशिया और इंडिया था। ठीक है, ट्रिपल आई। एंड जो अब होने वाले हैं, जो नया ट्रायो का बना है उसमें इंडोनेशिया, इंडिया और ब्राज़ील होगा। ठीक है, सो दिस इज़ द ट्रायो का। अब अगले साल जब ब्राज़ील के पास बैटन जाएगा तो नया ट्रायो का अपडेट किया जाएगा। ठीक है, तब तक इंडोनेशिया विच वाज द लास्ट ईयर आपका 2022 का आपका इंडोनेशिया चेयरमैन था, इंडिया इस साल का हो गया, एंड ब्राज़ील विल बी द नेक्स्ट वन। ठीक है, सो दिस इज द वन इन अभी तक का G20 में कभी ऐसा नहीं हुआ कि सारे के सारे डेवलपिंग कंट्रीज ही आपके ट्रायोका में बैठे हों। तो दिस इज द फर्स्ट टाइम कि आपकी सारी इमर्जिंग इकोनॉमीज या फिर डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं वो आपकी ट्रायोका में बैठने वाली हैं, इंडोनेशिया, इंडिया एंड ब्राज़ील। ओके, सो इट इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट इवेंट कि हम लोग इसमें ये भी मार्क करके दिखा रहे हैं कि भाई वी हैव अ रोल, जो आपके डेवलपिंग कंट्रीज है, वी हैव अ लो रोल इन द आपका क्या बोलते हैं वर्ल्ड इकोनॉमी। ओके, चलो की प्रायोरिटीज क्या है उनके ऊपर बात कर लेते हैं एंड वी विल वाइंड अप विद दिस लास्ट टॉपिक। ओके, सो की प्रायोरिटीज है इंक्लूसिव
इक्विटेबल सस्टेनेबल ग्रोथ। तो सस्टेनेबल ग्रोथ तो आपको कभी भूलना ही नहीं है, ठीक है। सिंस इट इज़ इकोनॉमी, तो आपका इकोनॉमी से रिलेटेड आपका ये पूरा का पूरा G20 काम करता है। सो यू शुड नो इट अच्छी तरीके से, ओके। उसके अलावा आपका काम नहीं बनने वाला, ओके। नेक्स्ट, लाइफ, ठीक है। दिस इज द मतलब कोड नेम जो कि भारत के प्रधानमंत्री ने दिया था वहाँ के मीटिंग में G20 के। लाइफ, जिसका फुल फॉर्म है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। इट हैज, अगर मैं इसको छोटा सा थोड़ा सा एलेबोरेशन कर दूं, तो जैसे कि आप लोग को मैं बता दूं कि जैसे आज हमारे यहाँ पे मटेरियलिज्म इतना ज़्यादा हो चुका है ना कि वी रिक्वायर एवरीथिंग के लिए हम लोग को कुछ ना कुछ मशीन्स वगैरह चाहिए, ठीक है। हम लोग कुछ ना कुछ चाहिए, हम लोग खरीदते खरीदते मतलब खरीदने ही रहना चाहते हैं कुछ ना कुछ। तो मतलब जैसे आपको बता दूं कि बहुत लोगों के ऑफिस जो होता है ना, अपने उनके घरों से 1-1 किलोमीटर की ही दूरी पे होता है। उनका कहीं पे काम वाम करना होगा तो वहाँ पे 1 किलोमीटर की ही दूरी होगी, या फिर मोस्टली नियर बाय ही होगा। तो भी उसके लिए भी गाड़ियाँ यूज़ करेंगे, ठीक है, बाइक्स वगैरह यूज़ करेंगे। बल्कि आप साइकिल से भी जा सकते हो या वॉक भी कर सकते हो, बट दे विल नॉट डू दैट। अरे ऑफिस छोड़ दीजिए, आसपास जो ग्रॉसरी शॉप होता है, ग्रॉसरी शॉप पे भी अगर जाएंगे तो अपनी बाइक लेके जाएंगे फटाक से, ताकि लेके फटाक से घर पे भाग भाग कर चले जाएं। घर पे आके करते क्या है, बस वाईफाई चालू करके फालतू के वीडियोस वगैरह देख के हे करते हैं, ठीक है, सोशल मीडिया पे टाइम पास करते हैं। सो मतलब ये जो चीज़ है इसी के ऊपर अटैक किया गया, इस लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट जो आपका मोड है इसके अंदर। इसमें ये कहा जा रहा है कि भाई आप जो छोटी छोटी जो चीज़ों को आप नज़रअंदाज करते हो कि हाँ इनसे क्या ही फर्क पड़ने वाला है, एक्चुअली इन्हीं की वजह से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। कि आपको लगता है कि हाँ मैं तो थोड़ा सा ही बस पेट्रोल बर्न किया, यहाँ से वहाँ गया, बस मुश्किल से मैंने 100 मीटर की दूरी पे गया था, या फिर 150 मीटर की दूरी पे गया था, इतने में क्या ही हुआ होगा। इतने में बहुत कुछ हुआ होगा। आपके विश्व की आबादी 700 करोड़ है, ठीक है, 700 करोड़ से ज़्यादा है। सो अब तो 800 करोड़ हो गए ना मेरे ख्याल से, हाँ 800 करोड़ हो गए, ठीक है। तो 800 करोड़ के आसपास हो चुकी है आपकी आबादी, जो भी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हर एक व्यक्ति अगर यही 100 मीटर जाना स्टार्ट कर दे, तो आप समझिए ना कितना ज़्यादा पेट्रोल नहीं बर्न होगा, कितना ज़्यादा ग्रीन हाउस एमिशन नहीं होगा, कितना ज़्यादा आपके हाइड्रोकार्बन्स का एमिशन नहीं होगा, कि कितने ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होगा, जिससे आपकी ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ेगा और प्रॉब्लमेटिक चीज़ें पैदा होंगी, ठीक है। सो दैट इज़ वाई वी रिक्वायर कि हम लोग को अपने जो हमारा जो बेसिक एलिमेंट्स है उनको थोड़ा सा चेंज कर देना है, हम लोग को थोड़ी सी आइडियाज़ को तो इस प्रो एनवायरनमेंट कर देना है। हम लोग को अपने आप के अंदर चेंजेस लाए, दूसरे से एक्सपेक्ट ना करें कि हाँ सरकार बहुत सारे पेड़ लगा देगी तभी ठीक होने वाला है। सरकार के ऊपर मत थोपो, आप धीरे धीरे अपना काम स्टार्ट करो, बहुत कुछ चेंज हो जाए। मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। देखिए आपके भारत के अंदर ना जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बहुत ही हाई पता, ठीक है। एक एग्जांपल यहाँ पे एक और एग्जांपल दूंगा इसके साथ। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बहुत ही ज़्यादा हाई पता। आफ्टर 2015 एक स्कीम चला गया उजाला, ठीक है, उजाला स्कीम, हम लोगों ने इसके डिस्कस किया था। तो इसमें क्या किया गया, जितने भी आपके लाइट्स होते हैं उनको रिप्लेस करने का टारगेट रखा गया एलईडी लाइट से, एलईडी लाइट से। और एलईडी लाइट जो इससे पहले मुझे अच्छी तरीके से याद है 2014 से पहले जो मतलब 500-600 रुपए के मिलते थे, दे वर ड्रास्टिकली रिड्यूस टू 100 रुपीज़, 100 रुपीज़ या इससे कम में, कहीं कहीं पे तो फ्री में बांटे गए, ठीक है। सो 100 रुपीज़ में इनको मार्केट में आप इजीली अवेलेबल थे। इनफैक्ट कंपनी एवरेडी जो कंपनी है उसके तो 99 रुपये में थे, मुझे अच्छे तरीके से याद है। आई यूज टू बाय देम, अपने घर के सारे मैंने चेंज किए थे, ठीक है। तो CFL एंड जो अदर बल्ब्स वगैरह थे उन सबको चेंज करके एलईडीज में कन्वर्ट कर दिया गया। इट यूज मतलब इट रेड्यूस अ ह्यूज, मतलब इतना मतलब आपको बता भी नहीं सकता कितना ज़्यादा। मैंने काउंटिंग कई बार आप लोगों को बताया हुआ कितना, तो ट्रिलियन मेगावाट्स का हम लोग ने सेव किया है थ्रू आउट दिस आपके 10 सालों के अंदर, ठीक है। तो इतना ज़्यादा हम लोग ने सेव किया है आपका यूनिट्स ऑफ बिजली। तो अगर इतना सारा अगर हम लोग ने सेव किया है तो इट मीन्स कि हम लोग को और ज़्यादा पावर प्लांट्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। कहीं पे हम लोग ने सेव किया तो कहीं पे हम लोग का रिड्यूस भी कर लिया ना, क्योंकि उसके वजह से क्या हुआ, हम लोग को जो एक्स्ट्रा पावर प्लांट्स बनाया था वो सब हम लोग का पूरी तरीके से खत्म होगा। हमारा मेहनत और जो पैसा इन्वेस्टमेंट होने वाला था, या फिर जो एफर्ट्स लगने वाला था, या फिर जो हाइड्रोकार्बन रिलीज होने वाले थे, वो सब के सब खत्म हो गए, ठीक है। नए प्लांट्स वगैरह नहीं होंगे तो ये सब, मतलब आपके पावर प्लांट्स की बात कर रहा हूँ, नई पावर प्लांट्स वगैरह नहीं होंगे और तो और ज़्यादा पोल्यूशन वगैरह भी नहीं होगा, ओके।
नेक्स्ट एक और एग्जांपल देता हूँ, अभी रिसेंट एग्जांपल आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, सो जो आपका फूड डिलीवरी सिस्टम है, ठीक है, आपका जो लॉजिस्टिक सिस्टम है, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, आपके फूड डिलीवरी के जितने सारे ऐप वगैरह हैं, ठीक है, सो दे आर डिलीवरिंग फूड वगैरह, ये सब खाना वगैरह, या फिर जो आप सामान मंगाते हैं वो सब आपके घरों पे पहुंचा के देते हैं। ठीक है, सो दे दे रिक्वायर, ये क्या बोलते हैं, आपकी बाइक वगैरह इन लोग को चाहिए होता है। ठीक है, सो गवर्नमेंट ने इसमें चेंज लाया कि भाई आपको 2024 तक सबको इलेक्ट्रिक व्हीकल कर देना है। ठीक है, सबको ईवीज कर देना। अब आप लोग देखेंगे ना, जो आपके डोमिनोज वगैरह वाले होते हैं मोस्टली, इन लोग ईवीज यूज़ करते हैं। ठीक है, ये आपके ईवीज ज़्यादा यूज़ करते हैं। इन लोग आपके पेट्रोल के जितने भी आपके बाइक्स वगैरह थे उन लोग फेज आउट कर चुके हैं लगभग। तो धीरे धीरे इन लोग क्या करें, ईवीज पे जाए। तो आप समझिए ना, इतना सारा हम लोग ऑर्डर्स करते हैं, कितने सारे प्रोडक्ट्स भारत के अंदर कहाँ कहाँ नहीं भेजे जाते। ठीक है, तो ये सब अगर रिड्यूस करना, मतलब इन लोग ने अगर ईवीज को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, तो कितना ज़्यादा नहीं पेट्रोल का कमी हो जाएगा। पेट्रोल की कमी हो जाएगी तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो जाएगा, साथ ही साथ पोल्यूशन कम हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा है उसको भी हम लोग कम करने में मदद कर सकते हैं। सो एक छोटा छोटा चेंजेस की वजह से कितना बड़ा ड्रास्टिक चेंजेस लाया जा सकता है, आप देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट है वुमेन एम्पावरमेंट, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बातें होती है वही सब है, इसमें और कुछ डिटेल में जाने की जरूरत है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर टेक एनेबल डेवलपमेंट इन द एरियाज रेंजिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन, कॉमर्स। ठीक है, स्किल मैपिंग, कल्चर, टूरिज्म, क्लाइमेट फाइनेंसिंग, सर्कुलर इकोनॉमी, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, ग्रीन हाइड्रोजन, डिजास्टर रिडक्शन एंड रिजाइलेंस, ये सारे की सारी चीज़ें, डेवलपमेंटल कोऑपरेशन, फाइट अगेंस्ट इकोनॉमिक क्राइम एंड मल्टीलैटरल रिफॉर्म्स। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड कर ली गई हैं। ये मतलब एक तरीके से सारे के सारे जितने भी इकोनॉमिक वो सब चीज़ें वो सब कुछ इसके अंदर ऐड कर लिया गया, सो दैट क्या बोलते हैं, एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव बन गया। सो दिस आर द की प्रायोरिटीज जो कि इंडिया ने सेट करके रखे हैं। ओके, सो इसी के साथ वाइंड अप करता है, आप उससे कल फिर मुलाकात करूंगा। इससे ज़्यादा आप लोग को जी20 में पढ़ने की जरूरत नहीं, कोई अगर नया इवेंट वगैरह बन के आता है जो कि बहुत ज़्यादा रेलेवेंस का लगेगा, सो आई विल अपेंड इट इन दिस वीडियो के प्लेलिस्ट के अंदर। बाकी आप लोग टेंशन ना लीजिए, जी20 में इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। ओके, चलिए आप लोग से इसी के साथ विदा लेता हूँ, और आप लोग से एक बार वापस से बोलता हूँ कि अगर आप लोगों को लगता है कि कोई और भी इंटरनेशनल बायलैटरल या मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके बारे में मुझे बात करने की ज़रूरत है, सो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स को भरना स्टार्ट कीजिएगा, मैं उसको ऊपर जल्द से जल्द काम करूँगा। ओके, चलिए इसके साथ वाइंड अप करता हूँ, आप लोग से कल फिर मुलाकात करूँगा एक नए वीडियो एक नए प्ले के साथ। तब तक ऐसे पढ़ते हैं, थैंक यू, चलिए बाय।